हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक एग्ज़ाम टू एडवांस एग्ज़ाम तक। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एचटैट, आरपीएससी और DSSB और नीट, CUET और CSIR नेट इवन। आजकल आजकल क्या, पहले भी एवोल्यूशन, इक्वालिटी ऐसे टॉपिक्स होते थे जिनसे क्वेश्चन आते थे। माना कि हर एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है, डिफ़िकल्टी लेवल एनहांस हो चुका है, बट अभी भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिससे डायरेक्ट किया जा सकता है और आपके शॉर्ट पार्ट भी में बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। अगर आप एचटेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम एवोल्यूशन को वन शॉट में पढ़ने जा रहे हैं। माइट भी दिस वीडियो 10 to 20 मिनट भी सरपास कर सकती है। तो हम शांति से स्टार्ट करते हैं और बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन एक ऑर्डरली चेंज है वन फॉर्म टू अनदर, की ऑर्डर में कोई एक चीज़ चेंज हो रही है विद टाइम। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, कि वो लाइफ फॉर्म पास्ट में कैसी थी, वो लाइफ फॉर्म अब कैसी हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले जब भी हम लाइफ का ओरिजिन पढ़ते हैं हमारे माइंड में आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने ये स्टेट किया था कि जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर अगो एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन में अराइज किया है। अर्थ जो है वो 45 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हुई है। तब एटमॉस्फेयर नहीं था अर्ली अर्थ पे। वाटर वेपर, मीथेन, CO2, NH3 रिलीज हो रहा था मोल्टन मास से जो सरफेस को कवर करता था। यूवी रेज जो हैं सन से आई, उन्होंने ब्रेक डाउन किया ये वाटर वेपर, मीथेन, CO2, NH3 को H2O2 में। तो ऑक्सीजन जो है वो लेटर स्टेज पे आई, उसने कंबाइन किया अमोनिया से, मीथेन से, जिससे वाटर और CO2 बना। तब हमारी बनी थी ओजोन लेयर। जब ये कूल होना स्टार्ट हुई तो जो वाटर वेपर है वो रेन के फॉर्म में उसने ओशियंस बनाए। लाइफ जो है वो 4 बिलियन ईयर अगो अपीयर हुई है। मेरे को एक करेक्शन करनी है कि जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो, पॉइंट मिस हो गया, कि जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले बनी, फिर हमारा 4 बिलियन ईयर अगो लाइफ अपीयर हुआ। अब थ्योरीज क्या थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की? सबसे पहले थी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि स्पॉन्टेनियसली जनरेशन्स के थ्रू हमारी लाइफ ओरिजिनेट हो रही है। इसको हमने बोला अबायोजेनेसिस, कि इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। इसने ये स्टेट किया कि जो लाइफ है वो डिकेइंग और रोटिंग मैटर से बनी। लुइस पैस्चर ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से अराइज करती है, और उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन डिस्कार्ड कर दी थी। अब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कैसे आई? लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम अनाज को खुला छोड़ देंगे तो थोड़े टाइम बाद वहाँ पे रैट्स आना स्टार्ट हो गए। हमें अब पता है जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई है कि जो रैट्स हैं वो मतलब अनाज खाते हैं, तो वो कहीं से अराइज नहीं किए, मतलब उससे अराइज नहीं किए, वो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे और उन्होंने अनाज पे आके अटैक किया। तो लुइस पैस्चर ने यही बोला कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, और उन्होंने ये थ्योरी डिस्प्रूव कर दी। उन्होंने ये शो किया कि अगर हम किसी एक फ्लास्क को स्टेरलाइज कर देंगे पहले ही, तो वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा। इन अनदर फ्लास्क उन्होंने ओपन रखा उसको एयर के थ्रू, तो वो एयर के कांटेक्ट में था, तो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आए। फिर दूसरी थ्योरी आई बायोजेनेसिस की। ये किसने प्रपोज की थी? फ्रांसिस रेडी ने, स्पैलेंजानी ने और लुइस पैस्चर ने। इन्होंने ये स्टेट किया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट करती है। फिर आई हमारी कॉस्मिक थ्योरी, जिसको हमने बोला थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इन्होंने ये स्टेट किया कि जो लाइफ की यूनिट है वो स्पोर्स है, और वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं डिफरेंट प्लानट इंक्लूडिंग अर्थ। फिर आई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कि जितनी भी चीज़ें हैं वो गॉड ने क्रिएट करी है, पर इस थ्योरी को बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा। फिर आया हमारा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और ये PGT लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड जो है वो नहीं बना था, बट वो पूछ लेते हैं कि क्या बना क्या नहीं। तो ये प्रपोज किसने की? ओप्रिन एंड हार्डेन ने। इन्होंने ये स्टेट किया कि फर्स्ट फॉर्म लाइफ जो है वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी, जिसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड थे। इसका मतलब ये था कि अबायोजेनेसिस, नॉन लिविंग थिंग फर्स्ट, फिर बायोजेनेसिस एवर सिंस।
फिर आता है हमारा यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ओपैरिन हाल्डेन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। हैरल्ड यूरे और स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। उन्होंने ऐसी कंडीशन मेंटेन करी जो प्रिमिटिव अर्थ पे थी, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे अभी भी एब्सेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, वोल्केनिक स्टॉर्म है, एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग है, और वही सारी गैसेस प्रेजेंट हैं जो ओपरिन हाल्डेन ने बताई। उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया एक क्लोज फ्लास्क में, जिसमें मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर था 800 डिग्री सेल्सियस पे। एज अ रिजल्ट कुछ अमाइनो एसिड फॉर्म हुए। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन, बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स। फर्स्ट कि जो नॉन सेलुलर फॉर्म है लाइफ की, वो ऑरिजिनेट हुई थी 3 बिलियन ईयर अगो, जो थी आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। अब एविडेंसेस क्या है हमारे पास एवोल्यूशन के लिए? सबसे पहले हम जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम फॉसिल्स की तरफ जाते हैं, और फॉसिल की स्टडी को हम बोलते हैं प्लांटोबायोलॉजी। तो प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या है कि ये स्टडी है फॉसिल्स की। फॉसिल जो है वो रिमेन्स हैं हमारे लाइफ के, जो रॉक्स में पाए गए, अर्थ क्रस्ट में पाए गए। फॉसिल्स जो है वो रिटन डॉक्यूमेंट हैं एवोल्यूशन की। अब सिग्निफिकेंस क्या है फॉसिल्स का? ये हमें फाइलोजेनी स्टडी करने में हेल्प करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रेस हिस्ट्री। एग्जाम्पल हॉर्स एवोल्यूशन। इन्होंने कनेक्टिंग लिंक्स के बारे में बताया कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई ना कोई कनेक्टिंग लिंक होगा, जैसे आर्कियोपेटेरिक्स। इन्होंने बताया कि हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स की स्टडी कर सकते हैं, डायनासोर्स जो सबसे ज़्यादा फ्लरिश किए थे जुरासिक पीरियड में। इन्होंने बताया जियोलॉजिकल पीरियड को हम फॉसिल्स को एनालाइज करके पढ़ सकते हैं कि कौन सी रॉक लेयर में ये प्रेजेंट थे, जिससे हम उनका एज का डिटर्मिनेशन कर सके कार्बन डेटिंग मेथड से। देन वी हैव मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटमिकल एविडेंसेस, एंड दिस इज योर क्वेश्चन दिस टाइम इन CSI या नेट पार्ट बी एज वेल। कोई भी PGT एग्जाम उठा लीजिए। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटमिकल एविडेंसेस, कंपैरेटिव एनाटमी एंड मॉर्फोलॉजी ने ये शो किया कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल जो है उनका कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जो फंडामेंटल सिमिलैरिटी शो करते हैं स्ट्रक्चर और ओरिजिन में, बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे ह्यूमन का हैंड खाना खाने में, लिखने में यूज़ होता है, उसी तरीके से वेल्स के जो फ्लिपर हैं वो स्विम करने में यूज़ होते हैं, बैट्स के विंग जो हैं वो उड़ने में यूज़ होते हैं, चीता के फुट जो है वो रनिंग में यूज़ होते हैं। इनकी जो फोर लिम्स हैं उनके फंक्शन डिफरेंट हैं, बट इनके स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर एनाटमिकल स्ट्रक्चर हैं, सच एज इनमें बोन सेम ही है, ह्यूमरस, रेडियस, सल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। होमोलॉगी जो है वो हार्ट और ब्रेन में भी देखी जाती है, और प्लांट्स में एग्जाम्पल है इसका बोगनविला के थोन्स और ट्रेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिटा। जो ओरिजिन है होमोलोगस ऑर्गन का वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से हुआ है कि एक जगह से ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इट इज़ द एवोल्यूशन बाय विच रिलेटेड स्पीशीज बिकम लेस सिमिलर, कि जो रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग जगह पे चले गए, अब वो लेस सिमिलर हो गए सर्वाइव करने में और अडाप्ट करने में डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में। HD से याद करना, होमोलोगस डाइवर्जेंट। होमोलॉगी जो है ये इंडिकेट करती है कि इनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन रहा होगा। अब आता है AC से याद करूँ। एनालोगस ऑर्गन, ये वो ऑर्गन है जिनका फंक्शन सिमिलर है बट इनका स्ट्रक्चर ओरिजिन डिफरेंट है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एनालॉगी। फॉर एग्जाम्पल जो विंग्स है इंसेक्ट के वो थिन फ्लैप ऑफ काइटिन से बनते हैं, और जो विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं वो मॉडिफाइड 4 लिम्स से बनती हैं, पर दोनों का काम तो सेम ही है, उड़ना। इसी तरीके से आई ऑफ ऑक्टोपस जो रेटिना से बना है स्किन के, और मैमल्स का रेटिना जो एम्ब्रियोनिक ब्रेन से बना है। तो सी इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, बट फंक्शन सेम है। इसी तरह से फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर फ्यू एग्जाम्पल। देन स्वीट पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड रूट है, जबकि पोटैटो जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल सकता है कि स्वीट पोटैटो क्या है? वो रूट मॉडिफाइड है, पोटैटो मॉडिफाइड स्टेम है। इसी तरीके से ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट जो एक्टोडर्मल लेयर से बना है, और लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट जो बना है एंडोडर्म से, बट फंक्शन सेम ही है। ओरिजिन जो है एनालोगस ऑर्गन का वो ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, और ये एवोल्यूशन है बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज बिकम मोर सिमिलर टू सर्वाइव और अडाप्ट करते हैं ये सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन में। अब हम पढ़ रहे हैं अडाप्टिव रेडिएशन। इनके बारे में किसने बोला था? डार्विन ने बताया था, डार्विन फिंचेस के एग्जाम्पल में। अडाप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं कि हम एवोल्यूशन कर रहे हैं अडाप्टेशन के थ्रू। ये वो एवोल्यूशन है कि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो एक ही एरिया में रह रहे हैं, पर वो अलग अलग तरीके से अडाप्ट कर रहे हैं।
एग्जाम्पल है इसका डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड की। डार्विन ने ये देखा था कि सेम ही बर्ड की स्पीशीज़ है पर उन्होंने अडाप्ट अलग अलग कर रखा है डार्विन फिंचेस ने, कि जो इंसेक्ट खाते हैं उनकी बीक अलग होगी, जो फ्रूगीवोरस हैं फ्रूट पे फीड करते हैं उनकी बीक अलग होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल, जिसको हम बोलते हैं मार्सूपियल रेडिएशन। देन वी हैव प्लेसेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। जब एक से ज़्यादा अडाप्टिव रेडिएशन अपीयर होती है एक जोग्राफिकल एरिया में, ये किस वजह से होती है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से। तो इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल और जो प्लेसेंटल मैमल है। तो अब हम कुछ एग्जांपल लर्न करेंगे कि प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में सेम कैसे है। जैसे मोल है तो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल में वो मार्सूपियल मोल है। अब एंट ईटर है वो नम्बेट है जो एंट ईटर का काम करता है। अब माउस है उसको ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे मार्सूपियल माउस। लेमूर है इसको हम बोलेंगे स्पोटेड कस्कस। सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल, ओके, दिस इज योर होमवर्क। देन वी हैव बायोकेमिकल एविडेंसेस। ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलैरिटी शो करते हैं। मैंने आपको एक अच्छी सी वीडियो पढ़ाई थी न्यू वर्ल्ड मॉन्की एंड ओल्ड वर्ल्ड मॉन्की। तो बायोकेमिकल एविडेंस आपको वहाँ से क्लियरली हो जाएगा कि जो ह्यूमन्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड किससे हैं? चिंपैंजी से। कि 99% जेनेटिक मटेरियल हमारा सेम है, ओनली देयर इज़ 1% डिफरेंस। देन वी हैव एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जिसकी बात किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जितने भी वर्टिब्रेट एम्ब्रियो हैं वो कॉमन फीचर शो करते हैं बट वो अडल्ट में जाके एब्सेंट हो जाते हैं। ऑल वर्टिब्रेट एम्ब्रियो इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप करते हैं वेस्टिजियल गिल स्लिट हेड के बिहाइंड, पर ये फंक्शनल कहाँ है? सिर्फ फिश में, और ये अडल्ट वर्टिब्रेट में नहीं पा जाती। इसी तरीके से कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने रिजेक्ट किया था ये प्रपोजल। उन्होंने ये देखा था कि जो एम्ब्रियो है वो अडल्ट स्टेजेस के थ्रू पास ही नहीं होते किसी किसी एनिमल्स में। अब एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। हु टॉक्ड अबाउट नेचुरल सिलेक्शन? डार्विन टॉक्ड अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो बेस्ट सूट करते हैं इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखा गया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले एक वाइट विंग्ड मोथ होते थे जिसको हम बोलते थे बिस्टन बेटुलूरिया। वो ट्रीज पे पाए जाते थे। वो डार्क विंग्ड और मेलानाइज्ड ट्रीज पे देखे जाते थे, बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो वो वाइट विंग डार्क विंग में कन्वर्ट हो गए, मेलानाइज्ड मोथ हो गए, जो अब किस में देखे गए? बिस्टन कार्बोनेरिया। मतलब पहले बिस्टन कार्बोनेरिया की जो पॉपुलेशन थी वो कम थी, पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो बिस्टन कार्बोनेरिया जो हैं वो ज़्यादा दिखने लग गए, क्योंकि जो हमारे ट्रीज़ हैं वो काले होना स्टार्ट हो गए थे और बिस्टन कार्बोनेरिया में छुप जाते थे। तो प्रे जो है वो उनको देख नहीं पाता था, खा नहीं पाता था, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। और बिस्टन बेटुलेरिया जो वाइट विंग थे वो ईजिली अब देखे जा रहे थे और प्रे उसको ईजिली देख पा रहे थे, तो उनकी पॉपुलेशन घट गई। रीज़न क्या है? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वॉज वाइट लाइकन। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से जैसे पता है लाइकन जो है वो हमारा पॉपुलेशन इंडिकेटर है, तो वाइट लाइकन ने ट्री को कवर कर रखा था। इन द बैकग्राउंड जो वाइट विंग्ड मोथ थे वो सर्वाइव कर जाते थे और डार्क विंग मोथ जो है प्रीडेटर उसको पिक कर लेता था। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ट्री ट्रंक है वो डार्क हो गया ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक एंड सूट। अब वहाँ पे लाइकन ने ग्रो करना बंद कर दिया क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से जो हमारे डार्क विंग्ड है उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई और जो वाइट विंग्ड है उनको प्रीडेटर ने सेलेक्ट कर लिया। अब है नेचुरल सिलेक्शन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। जैसे कि पहले हम मच्छर मारने के लिए मॉर्टिन यूज़ करते थे, मच्छर मर जाते थे, बट हमने देखा अब जो मच्छर है उन्होंने रेसिस्टेंट डेवलप कर दिया मॉर्टिन के लिए। इसी तरीके से कोई भी हम रेसिस्टेंट वैरायटी मतलब कुछ भी हम एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं तो वो वैरायटी उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाए। अब है थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। सबसे पहले आए जीन बाप्तिस्ते लेमार्क। लेमार्क ने थ्योरी दी लेमार्किज्म। उन्होंने बोला कि जो चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमें इन फ्यूचर एक्वायर हो जाती है। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। उन्होंने ये बोला कि जो फॉर्म है वो अक्कर हुई है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया कि जो छोटे जिराफ थे पहले वो छोटे एनिमल्स पे प्लांट्स पे फीड करते थे या श्रब्स पे फीड करते थे। जैसे जैसे लॉन्ग ट्रीज पे वो फीड करने लगे अब उनकी नेक जो है वो लॉन्ग हो गई, कि विद टाइम वो नेक का ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, अब नेक उनकी लॉन्ग हो चुकी है। अब उन्होंने बोला एवोल्यूशन बाय डिसयूज, कि पहले स्नेक्स के पास भी लिम्स होते थे पर जो स्नेक्स हैं वो रगड़ रगड़ के चलते थे, तो उससे क्या हुआ उनकी जो विंग्स हैं वो रिड्यूस हो गई विद टाइम। अब डार्विनिज्म,
इन्होंने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की। ये किसने प्रपोज की? चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने किस पे अपनी ऑब्जर्वेशन बेस की थी? ये गए थे सी वॉयज पे इन सेल शिप जिसका नाम था HMS बीगल। ये यूपी PGT में शायद पूछा गया है। अल्फ्रेड वैलेस एक नेचुरलिस्ट हैं जिन्होंने मैले आर्चिपेलागो पे काम किया और सेम ही कंक्लूजन उन्होंने आया जो डार्विन ने दिया था, पर अलग अलग, सेम नहीं। अब जो वर्क है थॉमस मैल्थस ने पॉपुलेशन पे एक अपना काम लिखा था, तो डार्विन उसको पढ़ के इन्फ्लुएंस हुए थे। डार्विनिज्म जो है वो दो कंसेप्ट पे बेस्ड है, एक है ब्रांचिंग डिसेंट, एक है नेचुरल सिलेक्शन। ये एक्सप्लेन करती है ब्रांचिंग डिसेंट के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रीवियस लाइफ से मॉडिफाई हुए हैं, और नेचुरल सिलेक्शन ये है कि एक कॉलोनी लो, उसमें तुम ए को ग्रो करो गिवन मीडियम में। अगर हम मीडियम की कॉम्पोजिशन को चेंज कर देंगे तो सिर्फ वो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सर्वाइव करेगा न्यू कंडीशन में जिसने अडाप्ट कर लिया। अब उस वेरिएंट पॉपुलेशन को तुमने क्या बोला? बी, जिसने आउटग्रो कर दिया ए को, और ये न्यू स्पीशीज की तरह अपीयर हुई। मतलब बी जो है उसने अडाप्टेशन शो की, नेचुरल सिलेक्शन शो करी, तो बी जो है वो बेटर हो गया ए से न्यू कंडीशन में। नेचुरल सिलेक्शन किस फैक्ट पे बेस्ड होती है? हेरिटेबल माइनर वेरिएशन। जो वेरिएशंस हैं वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है ऑर्गेनिज्म को। अब नेचुरल सिलेक्शन है तो उन्होंने ये बोला कि जो अपनी प्रोजनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा एक्सपोनेंशियली ड्यू टू मैक्सिमम रिप्रोडक्शन, वो सर्वाइव कर जाएगा। जिसकी प्रोजनी ही कम प्रोड्यूस हुई है वो कैसे सर्वाइव करेगा? फिर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज विद टाइम इंक्रीज नहीं हो रहे हैं पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग। फिर स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, जिसकी पॉपुलेशन कम है वो स्ट्रगल करेगा एग्जिस्ट करने के लिए, बट जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वो स्ट्रगल नहीं करेगा एक्सिस्टेंस के लिए। फिर जो सर्वाइवल वो करेगा जो फिट है, मतलब अगर हमारी कंडीशंस चेंज भी हो जाती हैं तो जो बंदा बेटर अडाप्ट कर पा रहा है वो सर्वाइव करेगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन चेंज करेगी कुछ करेक्टरिस्टिक, और उससे क्या होगा? एक न्यू फॉर्म अपीयर होगी। डार्विन ने इग्नोर क्या किया? म्यूटेशंस इग्नोर की, और मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन और स्पीशिएशन उन्होंने इग्नोर किया। अब मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन की बात किसने की? ह्यूगो डे वेरिस ने प्रपोज की थी म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उन्होंने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्रिमरोज पे जिसका साइंटिफिक नेम है इनोथीरा लेमार्कियाना, और उन्होंने ये बिलीव किया कि जो एवोल्यूशन है वो म्यूटेशन के थ्रू होता है, ना कि माइनर वेरिएशंस की वजह से। डार्विन ने ये बोला कि वेरिएशन जो है वो माइनर है, स्लो है और एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। ड्यू टू दिस जो एवोल्यूशन है वो ग्रेजुअली अकर होगा। पर ह्यूगो डे वेरिस क्या कहते हैं कि जो म्यूटेशन है वो सडन है, जल्दी है, रैंडमली होती है और डायरेक्शन लेस होती है। हेयर स्पीशिएशन जो है वो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के फॉर्म में होती है जिसको हम बोलते हैं सैल्टेशन, और म्यूटेशन जो है उसका मतलब होता है कि वेरिएशन का ओरिजिन हुआ एवोल्यूशन के लिए। अब आए फिर हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। इन्होंने ये स्टेट किया कि जो अलील की फ्रिक्वेंसी है पॉपुलेशन में वो स्टेबल है, कांस्टेंट है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इन द एब्सेंस ऑफ अदर एवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने दो होमोजाइगस मतलब कंडीशंस ली। जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट है उसको p² से रिप्रेजेंट किया, होमोजाइगस रिसेसिव को इन्होंने q² से किया, और जो हेट्रोजाइगस कंडीशन थी 2pq। तो उन्होंने बोला p + q जो है वो हमारा 1 के इक्वल होगा, और उनकी बायनोमियल एक्सपेंशन क्या थी? p² + 2pq + q² = 1। उन्होंने बोला कि जो चेंज है अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील में होगा तो वो डिस्टर्बेंस कॉज करेगा जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम: जीन का माइग्रेशन होना, मतलब जीन का फ्लो होना एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में, ये अफेक्ट करेगा फ्रिक्वेंसीज को। जेनेटिक ड्रिफ्ट होना, एक्सीडेंटली जो जीन फ्लो है उससे क्या होगा? फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा, और कुछ फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी कि एक न्यू स्पीशीज़ ही, एक न्यू कॉलोनी या पॉपुलेशन ही हमें फाउंड होगी, और जो हम न्यू फाउंड करेंगे पॉपुलेशन उसको हम बोलेंगे फाउंडर कॉलोनी, और ये इफेक्ट होगा फाउंडर इफेक्ट। म्यूटेशन जो है उससे क्या होगा? न्यू फिनोटाइप बनेगा, और ओवर फ्यू जनरेशन इससे स्पीशिएशन होगा कि न्यू स्पीशीज बन जाएंगे। फिर रिकॉम्बिनेशन एंड देन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप की होती है, एक होती है स्टेबिलाइजिंग, एक होती है डायरेक्शनल, एक होती है डिसरप्टिव। तो डायरेक्शनल क्या होती है कि अगर हम कोई एक चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में हम अपना एवोल्यूशन शो कर रहे हैं तो वो हो जाएगा डायरेक्शनल। स्टेबिलाइजिंग क्या होगी कि दोनों साइड हम दोनों चीज़ों को इक्वल
सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो होगा हमारा स्टेबिलाइजिंग। डिसरप्टिव क्या होगा, ना इस डायरेक्शन में ना उस डायरेक्शन में, दोनों साइड आधा आधा ही है और बीच में आपका प्लेटू आ जाएगा, तो वो डिसरप्टिव होगा कि इंडिविजुअल ऑफ बोथ एक्सट्रीम आर फेवर्ड। ओके, अब ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन क्या है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 इरा हैं, यहाँ पे शॉर्ट में पढ़ लो, इसके बाद डिटेल में पढ़ाऊंगी। प्रोटीरोजोइक, पलेओजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। सीनोजोइक जो है वो अभी करेंटली चल रही है। प्रोटीरोजोइक ईरा जो है वो 2500 से 541 मिलियन ईयर अगो है। यहाँ पे फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई थी 2000 मिलियन ईयर अगो। सम ऑफ द सेल्स के पास एबिलिटी थी कि वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे एज द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। देन वी हैव पैलियोजोइक ईरा जो 542 252 मिलियन ईयर अगो थी। इसमें 6 पीरियड आए थे और तुम्हें इसको कैसे याद करना है, कॉस, COSDCP, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनीफेरस एंड पर्मियन। 500 मिलियन ईयर अगो पे इन्वर्टिब्रेट्स बने थे। यहाँ से तुमने जस्ट रीड लेना है, तुम्हें इस PDF से इसको लर्न नहीं करना, क्योंकि जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैं तुम्हें और अच्छे से पढ़ाऊंगी। ओके, देन वी हैव मीजोजोइक एरिया जिसमें एज ऑफ रेप्टाइल्स जो थी वो आपकी डेवोनियन पीरियड था। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेट मी चेक वंस अगेन, माइट बी आई एम सेइंग रॉन्ग, सो अभी इसको प्लीज स्किप करें। मीजोजोइक एरिया में 3 पीरियड थे, ट्रायाजिक, जुरासिक जिसमें डायनासोर फ्लरिश किए थे, एंड क्रिटेशियस। कुछ लैंड रिप्टाइल्स जो थे वो वाटर में वापस चले गए थे और फिश लाइक रिप्टाइल्स में बन गए थे। इसका एग्जाम्पल है इक्थियोसॉरस। जो लैंड रिप्टाइल्स थे वो डायनासोर्स थे, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जो है हमारा टायरानोसोरस रेक्स, ये लार्जेस्ट डायनासोर था और फर्स्ट टूथ बर्ड उस टाइम पे इमर्ज हुई थी। दैन वी हैव सीनोजोइक ईरा जो अभी तक चल रही है, इसको हम बोलते हैं एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म। इसमें 2 पीरियड हैं, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए थे। किसी ने बोला क्लाइमेट चेंज हुआ और उससे वो मर गए, या वो डेवलप हो गए बर्ड्स में। फर्स्ट मैमल जो थे वो श्रू लाइक थे, ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट मैमल जो थे वो श्रू लाइक थे। फॉसिल जो है वो स्मॉल साइज था। इन साउथ अमेरिका देयर वर मैमल जो हॉर्स को रिसेंबल करते थे, हिप्पोपोटामस को रिसेंबल करते थे। वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स का आपस में बंटवारा हो गया ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। जब साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया तो ये एनिमल साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका की तरफ चले गए और नॉर्थ अमेरिका का फौना ओवरराइड हो गया। अब ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल हैं वो सर्वाइव कर गए, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं था उनको अदर मैमल से। देन वी हैव ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। 15 मिलियन ईयर अगो हमारे पास सबसे पहले जो थे वो थे ड्रायोपेथिकस एंड रमैपेथिकस। वो हेयरी, उनकी बॉडी पे बहुत हेयर थे, वो गोरिल्ला की तरह वॉक करते थे, चिंपांजीज की तरह। फिर आए हमारे ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस जो है वो मोर क्लोजली किससे रिलेटेड है, एप लाइक थे। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। जो रमैपेथिकस थे वो थोड़े मैन जैसे थे। 3-4 मिलियन ईयर अगो कि जो मैन लाइक प्रीमेट्स थे, मतलब उनकी हाइट अब 4 फीट तक पहुंच गई थी, वहाँ पे फोसिल्स पाए गए मैन लाइक बोन्स के, जो इथियोपिया और टेंजानिया में पाए गए। देन वी हैव 2 मिलियन ईयर अगो। अब हमारा ड्रायोपिथेकस रमैपेथिकस से क्या आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। वो कहाँ पे रहते हैं, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में। उन्होंने हंट करना स्टार्ट किया, स्टोन के वेपन बनाने स्टार्ट किए और फ्रूट्स खाने स्टार्ट किए। देन वी हैव सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, फिर रमैपेथिकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देन वी हैव होमो हैबिलिस। ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे और ये होमिनिड थे। इनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी, 650 to 800 क्रेनियल कैपेसिटी, और ये मीट नहीं खाते थे। देन वी हैव 15 मिलियन ईयर अगो क्या आया, होमो इरेक्टस, जो क्या थे, जावा मैन। अब इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी लार्ज और इन्होंने मीट खाना स्टार्ट किया था। 1 लाख ईयर से 40,000 ईयर अगो सबसे पहले। फिर आया हमारे पास होमो नी एंड अर्थलेंसिस, जिसको हमने बोला नी एंड अर्थल मैन। इनकी ब्रेन कैपेसिटी क्या थी, 1400 cc। ये ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहे और इन्होंने हाइड किया अपने आप को और ये डेड को बरी करते थे। फिर आए 75,000 से 10,000 ईयर अगो आइस एज, जहाँ पे करेंट एनिमल आया, मॉडर्न मैन आया, होमो सेपियंस मॉडर्न मैन। इन्होंने प्री हिस्टोरिक केव आर्ट करना स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर सेटलमेंट करना स्टार्ट करी। So that's all for this video. This is your one shot
एवोल्यूशन। इसके बाद आप लोगों का होमवर्क एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू हो जाओ, वैसे मैंने सब कवर कर दिया है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये वीडियो आपकी हर बेस से लेके एडवांस लेवल तक के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये CSIR नेट वाले बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, HTET PGT बायो वाले के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, DSSB PGT बायोलॉजी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, UP PGT RPSC HPSC PSC PTET एवरी एग्ज़ाम। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें।